जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं और हिंदी साहित्य की क्लास को यूट्यूब पर ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो चुके हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल इंतजार आपका खत्म होता है, क्योंकि हिंदी साहित्य को संपूर्ण कंप्लीट करने के लिए रोज एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट बाद में क्लास देख रहा हो या देख रही हो, तो प्लेलिस्ट जब तक बन चुकी होगी और सारी क्लासेस आप तक आ चुकी होंगी, तो आपको एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेनी है। सारी यूनिट्स को हम नस्तो नाबूद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हिंदी साहित्य में जो आपकी बुक का नाम है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, आप सबको पता होगा सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर आपके होंगे एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको केवल क्या है ऑप्शन वहाँ पे मिलेंगे और आपको ओएमआर भरनी पड़ेगी। मेरे भाई, बात करेंगे आपको एक बात हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट हमसे पहले पढ़े होंगे उनको पता होगा कि पूरी यूट्यूब पर छाती ठोक के सबसे बेस्ट कंटेंट देने का जो मैं दावा करता हूं और जिस विश्वास से आप मेरी क्लासेस देखते हैं, भाई साहब, मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपके हर एक विश्वास पे खरा उतरूं। चलिए, आसान से आसान भाषा में आपके माइंड में चीज़ों को सेट करने की कोशिश करूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिटेल्स के साथ हम समझेंगे, कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगी, कहीं से भी आपको पढ़ने की जरा सी भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। बात करेंगे पहले प्रश्न की। राजभाषा का सही अर्थ है किसी राज्य विशेष की मातृभाषा, सर्वसाधारण की मातृभाषा, शुद्ध और साहित्यिक भाषा, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। परेशान ना होना, आपके माइंड में एक एक चीज सेट कर दूंगा मेरे भाई। देखिएगा, राजभाषा का जो अर्थ होता है वो होता है सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को जो है हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलेंगे यहाँ पे फैक्ट के साथ हम चीज़ें समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। राजभाषा का अर्थ आपने समझ लिया कि जो सरकारी कामकाज या कार्यालयों में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसको हम राजभाषा कहेंगे। अब देखेंगे यहाँ से कि जो कार्यालयी हिंदी है, क्योंकि आपकी बुक का नाम है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर, तो कार्यालयों में जो प्रयोग की जाने वाली हिंदी है उस हिंदी को हम कहते हैं कार्यालयी हिंदी। ठीक है, बात आप सब समझदार हैं, समझ गए होंगे कि भाई साहब कार्यालयी हिंदी उसको कहते हैं जो कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली हिंदी है। 14 सितंबर 1949 जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं। आज सबको पता होगा और ये बात हर बच्चे को भी पता होनी चाहिए। राजभाषा का अर्थ होता है भाई साहब, इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहेंगे या फिर कार्यालयी हिंदी भी इसको हम बात नाम देते हैं। जैसे कि हमने कहा ना, राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज, और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है तो हम कहेंगे सर कार्यालयी हिंदी। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सबको पता होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। चलेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? क्या नेपाली नहीं है मेरे भाई, मणिपुरी नहीं है, मैथिली नहीं है या फिर कोंकणी नहीं है? तो बात करेंगे मैथिली भाषा एक ऐसी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 18 भाषाएं हैं उनमें मैथिली नहीं मिलेगी आपको। ध्यान रखना, संविधान की 8वीं अनुसूची की 18। अब देखिएगा, क्वेश्चन यहां से भी आपको पूछा जा सकता है कि भाई साहब बता दो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आप कहेंगे सर मुख्य रूप से 18। ठीक है, कितनी है तो आप कहेंगे सर 18 है, आगे बताऊंगा और कितनी है। बाकी कौन सी अनुसूची पूछ ले तो आप कहेंगे सर 8वीं अनुसूची हो जाएगी। कौन सी भाषा नहीं है तो आप कहेंगे सर मैथिली भाषा नहीं है मेरे भाई। इतनी बात अपने माइंड में याद कर लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा। चलेंगे, एक और बात हम आपको बताएं, संविधान के जो भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार जो संघ राज्य की राजभाषा है वो हिंदी होगी। ये बात अनुच्छेद 343 के भाग 17 में लिखी है। किस में लिखी है? अनुच्छेद 343 के भाग 17 में लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, चिल्ला चिल्ला कर मैं आपको ये बात बता रहा हूं। संघ की जो राजभाषा है वो कैसी होगी तो आप कहेंगे सर हिंदी होगी। लिपि कौन होगी तो आप कहेंगे सर देवनागरी होगी। कौन सी लिपि होगी तो आप कहेंगे सर देवनागरी लिपि हो जाएगी मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि आपके माइंड में चीजें सेट होती चल रही होंगी। कुल भाषाओं के उल्लेख की अगर बात करें तो 22 भाषाएं हैं। मुख्य रूप से मैंने कहा 18 भाषाएं हैं।
अच्छा, यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि 22 भाषाओं में कौन नहीं है, तो आप कहेंगे सर अंग्रेजी नहीं है। 18 का पूछ ले तो आप कहेंगे सर मैथिली नहीं है, और 22 का पूछ ले तो आप कह देना सर अंग्रेजी जो भाषा है वो 22 भाषाओं में नहीं है। अच्छा, एक बात सिंपल थी, भाग 17 अनुच्छेद 343 आप याद रखेंगे, और साथ ही में भाई साहब एक चीज़ और याद रखेंगे, वो रखेंगे, बताइए क्या? वो रखेंगे कि राजभाषा जो है हमारी वो क्या है, हिंदी है, लिपि देवनागरी है, इस बात को नहीं भूलना है। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को अंगीकार किया गया, स्वीकारा गया, और 14 सितंबर को हम जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। इस बात को भी अपने माइंड में सेट करके चलते चलिएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? दोस्तों सब्सक्राइब अगर अपने परिवार बीएससी शिवम को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट विजिट कर लें। बाकी आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस को हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, चाहे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, गृह विज्ञान हो, या फिर आपके माइनर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, सारे माइनर्स को भी हम यहाँ पे नस्तो नाबूद करते हैं। कोई भी बच्चा परेशान अपना बिल्कुल नहीं होगा जो परिवार एक बार बन चुका है बीएससी शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का। लाइक जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, है ना, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लाइक करते हैं, तो मुझे लगता है मैं जो काम कर रहा हूँ शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। देखेंगे भारत में जो हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, विभाषा में, राष्ट्रभाषा में, तकनीकी भाषा में, या राजभाषा में? दोस्तों घुमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो राष्ट्रभाषा में नहीं, आपको राजभाषा में रखना है, याद रखिएगा। किस में रखना है? तो आप कहेंगे सर राजभाषा में रखना है, ये आपकी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की किताब ये आपसे कहती है। चलेंगे राजभाषा से संबंधित एक और फैक्ट आप समझ लें, राजभाषा का अर्थ होता है राज की भाषा, है ना, राज की भाषा अर्थात प्रशासन की भाषा, या फिर कहें तो सरकारी कामकाज की जो भाषा है या कार्यालय की जो भाषा है उसको हम राजभाषा कहते हैं। इतने नामों से हम राजभाषा को जानते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सर? एक बार फिर समझ लो, राज की भाषा, प्रशासन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, या फिर कार्यालय की भाषा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी के प्राचीन रूप की बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मी लिपि की बात होती है, हम ध्यान रखेंगे इस बात को। चलेगा, सारी चीजों के साथ हम आपको फैक्ट के साथ जो है हम चीजें बता रहे हैं आपको, है ना। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे सर देवनागरी जो है हमारी लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। साथ ही में गुजरात के राजा भट्ट, यानी कि इनको जय भट्ट के नाम से भी जानते हैं, तो उनके शिलालेख में इसका उल्लेख जो है वो हमें मिला है। 7वीं 8वीं जो है शताब्दी ईस्वी के ये हैं, है ना। चलेंगे, वीडियो लाइक अगर अभी तक नहीं किया तो यार लाइक कर लो यार क्लास को, ताकि हमें भी मतलब मोटिवेशन हमें भी मिल जाए यार, है ना। चलेंगे, संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का जो गठन किया वो कब किया? तो आप कहेंगे सर 1955 में। ये क्वेश्चन अपने आप में 3-4 क्वेश्चन को लपेट के रखा है ना। आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं? देखिएगा, मैं इस तरह से कह सकता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) ये याद रखेंगे, इसके अनुपालन में भारत के किसके द्वारा? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग। अच्छा, राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ वो कब हुआ? तो आप कहेंगे सर 1955 में हुआ। अच्छा, किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। एक चीज और पूछ लें, किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? तो आप कहेंगे सर 344(1) में वर्णन है। ठीक बात, चलेगा। राजभाषा अधिनियम अगर आपसे कोई पूछ ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कह देना सर 1976 में आया। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे, और मैं हमेशा से गुणवत्ता शिक्षा की बात अगर मैं करता हूं भाई साहब, तो छाती ठोक के दावा मेरा ये रहता है कि पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट ला कर दूंगा आपको। चलेगा, बात करेंगे कार्यालय हिंदी के जो प्रकार हैं भाई साहब, प्रशासनिक हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, या फिर तकनीकी हिंदी, या साहित्यिक हिंदी की अगर बात करें तो कार्यालय की हिंदी में ये सब आ जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, कह देंगे कि बताइए इनमें से कौन कार्यालय हिंदी के प्रकारों में नहीं है ना। 3 आपको दे देगा ये प्रकारों में होंगे, और 1 दे देगा कि नहीं होंगे। तो भाई साहब इनको याद रखिएगा, प्रशासनिक, वाणिज्यिक, तकनीकी और साहित्यिक। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। भाई साहब मैं आपको बता दूं, ये जो यूनिट 1 है ये अपने आप में एक अच्छी यूनिट है, जो आपको एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से दिलाएगी। ठीक है, हो सकता है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी मिल जाए। प्रश्न नंबर 6 की मैं बात करूंगा। कार्यालय हिंदी की विशेषता अगर हम देखें तो तथ्यों
में जो है स्वपूर्णता इसमें मिलती है, स्पष्टता आपको मिलेगी, औपचारिकता मिलेगी, या फिर सभी की यहाँ पे बात होती है। तो भाई साहब कार्यालय हिंदी की विशेषताओं में ये सब आ जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा, है ना। कमेंट में एक बार जय हिंद वंदे मातरम लिख दो और बता दो कि भाई साहब आप जो क्लास है वो कहाँ से देख रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं। और पहले अगर आपने हमसे पढ़ा है और अगर आप हमसे सेटिस्फाइड हैं, है ना, तो आप हमें एक बार बता जरूर दो भाई, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की, जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम जो है वो होती है भाषा। क्या होती है? तो आप कहेंगे सर भाषा होती है, क्योंकि अगर हम कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं या अपने विचारों को जो है किसी के सामने रखना चाहते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो आप कहेंगे सर भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। चलेगा, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना, आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे बहुत आसान भाषा में। 8 नंबर प्रश्न की बात करें, बहुत जल्द इस क्लास को हम खत्म कर देंगे, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। होंगे बहुत सारे जो बीच में ही क्लास को छोड़कर भाग जाएंगे, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है ना। आप बता दो यार 15 से 20 मिनट की क्लासेस होती हैं, क्या उतना भी टाइम नहीं है आपके पास? तो फिर ये तो नाइंसाफ़ी होगी मेरे भाई। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालयी हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा नियम कब पूरी तरह से स्पष्ट किया गया? तो भाई साहब 1970 की ये बात है, तो 1970 में ये पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया था। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, साधारण बोलचाल की भाषा में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसका रूप कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर औपचारिक नहीं होगा, कार्यालयी नहीं होगा, सामान्य भी नहीं होगा, तो यानी कि अनौपचारिक जो रूप है उस भाषा का होता है, औपचारिकता इसमें नहीं निभाई जाती है ना। और जैसे हम बात करते हैं किसी से सिंपली कि भाई कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो, खाना खाया, पानी पिया, है ना, क्या नाम है तुम्हारा, या बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो अनौपचारिक चीज़ें होती हैं। चलेंगे, अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा का गठन किया गया। तो भाई साहब जो समिति का गठन किया जाएगा यह अनुच्छेद 344 में है। आप हमें जल्दी से बता दो, अभी मैंने पहले आपको बताया था कि कब किया गया, सन मैंने आपको बताया है। जल्दी से जिसने अगर पढ़ा हो सही से तो एक बार कमेंट में जरूर लिखेगा सन, ठीक है। अगर समझते हुए अगर आप चल रहे हैं तो एक बार जरूर लिखेंगे, मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूँ, उन सबके आंसर्स भी करता हूँ। प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 को हुई। कब हुई? 1910 को सम्मेलन की स्थापना होती है, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे सर ये जो सम्मेलन है वो प्रयाग में हुआ था, है ना। हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करें तो 1910 में हुआ, प्रयाग में हुआ। संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे सर पुरुषोत्तम दास टंडन साहब जो हैं इसके संस्थापक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पुरुषोत्तम दास टंडन साहब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलेंगे, नेक्स्ट जो रहेगा आपका, नागरी प्रचारणी सभा के जो प्रथम सभापति हैं वो राधा कृष्ण दास हैं। इस बात को भी अपने माइंड में याद रखिएगा, कौन है? राधा कृष्ण दास हैं। स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, काशी में हुई थी। कहाँ हुई थी सर? काशी में हुई थी। और काशी में जो है 3 लोगों से ये जो चीज़ है वो जुड़ी हुई हैं। कौन किन ने की थी? तो ये आपस में ही मित्र थे, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र जी और श्री शिव कुमार सिंह जी, है ना। ये जो 3 विद्यार्थी थे वाराणसी क्वींस कॉलेज में 9th के विद्यार्थी थे, कक्षा 9 के विद्यार्थी थे। इन्हीं ने नागरी प्रचारणी सभा का जो है सभा की स्थापना की थी, जिसमें सभापति जो है उस टाइम राधा कृष्ण दास को बनाया गया था। भाई याद रखेंगे इस बात को। और कब हुई? तो आप कहें सर 1893 ईस्वी में हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप समझते हुए चल रहे होंगे, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है ना, कहीं से कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। मैंने सारा कुछ जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट था मैंने सभी पढ़ा दिया है, ठीक। कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक है? तो आप कहेंगे सर देवनागरी है। कौन सी है भाई? तो आप कहेंगे सर देवनागरी हो जाएगी। चलेंगे, कथन की बात कर लेते हैं, एक जरा सा कथन हम समझ लेते हैं। अगर आ गया एग्जाम में, जब बात करते हैं कुछ ना छोड़ने की, तो कथन को हम कैसे छोड़ सकते हैं। यदि कार्यालय हिंदी की प्रवृत्ति की जांच अगर हम करें तो हम पाते हैं कि कार्यालय हिंदी का एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया है। ये जो कथन है वो चतुर्भुज सहाय साहब का है। उम्मीद करता हूं कि आप समझते हुए चल रहे होंगे। वीडियो को लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो,
है ना। परिवार बन जाओ, जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों तक जरूर भेज दो क्लास को, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपकी भी मदद करते हैं, है ना। आपके दोस्त अगर परेशान हो रहे हो तो ये बात गलत है, उन्हें परेशान नहीं होने देना है। सबसे कह दो कि भाई बीएससी शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर सारी क्लासेस को एक बेहतरीन अंदाज में कराया जाता है ना। कमेंट में एक बार लिख दो यार क्लास कैसी लगी आपको, बता दो, है ना। कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की यूनिट जो 2 है हम आपको बहुत जल्द लेकर के आएंगे, है ना। खासकर आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स को ध्यान में रख करके प्रॉपर हम क्लासेस को डिज़ाइन करते हैं। यूनिट 3 हो, यूनिट 4 हो, सारी क्लासेस को हम कंप्लीट करते हैं। बाकी आपका जो माइनर है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को जो कंप्लीट हमने किया है, बहुत सारी क्लासेस पहले की पड़ी हैं, आप उन सभी क्लास को भी देख लें। बाकी नई क्लास भी आपको जल्दी मिल जाएंगी, है ना। इंस्टाग्राम परिवार जो है अपने बीएससी एम शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का जरूर जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको इंस्टाग्राम की। टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, है ना, ताकि कोई भी अपडेट मुझे देनी रहती है तो मैं आपको टेलीग्राम के जरिए जो है आप तक पहुंचाता हूं। बाकी इंस्टाग्राम से कोई बात है आप डायरेक्ट मुझसे मैसेज डीएम करके हमसे पूछ सकते हैं, साथ ही में कमेंट में अपनी बात लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।